Hello everyone and welcome to our channel Physiosaurus. In this video I'm going to talk about the effect of injury and disease in tibiofemoral joint and in the patellofemoral joint. So this is gonna be my last video on the series of knee complex. If you guys haven't watched my previous videos on the knee complex, it is already uploaded in a separate playlist. Okay, so you can just find that playlist in the description box. Alright, now let's start the video. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीबियोफिमोरल जॉइंट के इंजुरी के बारे में. ओके, सो द फर्स्ट इंजुरी which is very common in the tibiofemoral joint, it is very commonly seen in the tibiofemoral joint, and that is meniscal injury. I have already discussed about what is meniscus and what are the types of the meniscus according to the location in the tibiofemoral joint only. So I am just gonna be giving you the names, okay, about the injury or disease related to this joint. Okay, so the first one is meniscal injury due to sudden rotation of the femur on fixed tibia when the knee is flexing. ओके, तो मेनिस्कल इंजुरी बहुत कॉमन होता है. क्यों? जब आपका फीमर जो है उसका अचानक से रोटेशन हो जाए टीबिया के ऊपर, मतलब कि टीबिया आपका फिक्स्ड हो और फीमर का रोटेशन हो जाए. कब? जब आपका नी फ्लेक्शन कर रहा हो, यानी कि जब आपका नी एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में जाता है उस वक्त जब आपका फीमर का सडन रोटेशन हो फिक्स्ड टीबिया पे, तो उस वक्त मेनिस्कल इंजुरी बहुत कॉमन है. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, weak ligament. So the weak ligament can be due to aging, disease, immobilization, steroid or vascular insufficiency. Okay, the next thing is your ligament tear. Okay, then knee osteoarthritis, which is commonly seen in the women. Okay, then the next injury is your tibial plateau fracture. Okay, you just need to give the names of the injuries or the disease related to the tibiofemoral joint only. Okay, so the next point is knee joint instability. Okay, and that happens after the ACL injury. I have already discussed about the ACL injury and the mechanism of the ACL injury in the previous videos. Okay, so अब तक मैंने जो भी यहाँ पे टर्म सुन रहे हैं वो सारी चीज़ें अब नहीं रही हैं. सभी के बारे में मैंने थोड़ा करके वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. ओके, सो नथिंग इज़ न्यू. ये बस एक ओवरव्यू है कि भाई टीबियोफिमोरल जॉइंट में ये सारे इंजुरीज होते हैं. ठीक है, ये सारे डिजीज़ होते हैं. डिजीज़ में आ गया आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह. ओके, तो ये सारी चीज़ें. फिर है आपका बर्साइटिस. ओके, सो बर्साइटिस इज़ वेरी कॉमन इन द प्री पटेलर बर्सा विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाउसमेट्स नी. ओके, बर्साइटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा. तो अगर बर्सा का इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं बर्साइटिस. और इसका जो मोस्ट कॉमनली जो बर्सा है जिसमें ये बर्साइटिस होता है वो है आपका प्री पटेलर बर्सा. ओके, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, हाउसमेट्स नी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टेंडनाइटिस, टेंडन का इन्फ्लेमेशन. ओके, देन देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पटेलर प्लिका. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पटेलर प्लिका. आई एम नॉट गोना रिपीट इट. ओके, आई जस्ट गिव यू द नेम्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन और द डिजीज और द इंजुरी. ओके, so the next one is patellar plica inflammation. So for the patellar plica inflammation, symptom will pain with prolonged sitting. Okay, so the symptoms will be pain with prolonged sitting, stair climbing during resisted extension exercises. ठीक है, तो जब पटेलर प्लिका का इन्फ्लेमेशन होगा तो उसका सिम्टम क्या क्या आएगा? ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो आपको दर्द होगा, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो भी दर्द होगा, इवन जब आप रेजिस्टेड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो भी आपको दर्द होगा. अब पटेलर प्लिका कौन कौन सा होता है? एक होता है मीडियल पटेलर प्लिका और एक होता है सुपीरियर पटेलर प्लिका. तो इन दोनों में जो इन्फ्लेमेशन है वो देखा जाता है, हालांकि ज़्यादातर तो सुपीरियर ही इन्फ्लेमेशन होता है. ओके, नाउ तो दूसरा जो जॉइंट है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए. तो दूसरा जॉइंट है आपका पटेलोफिमोरल जॉइंट इंजरी. ओके, सो लेटरल सबलक्सेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीबिया ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑन द लेटरल फैसेट ऑफ द पटेला. तो जब आपका लेटरल फैसेट ऑफ द पटेला पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो लेटरली सबलक्सेशन या डिस्प्लेसमेंट होने का चांसेस होता है टीबिया बोन का. तो ये तो हुआ पहला. दूसरा, पटेलर इंस्टेबिलिटी एंड इंक्रीज्ड पटेलोफिमोरल कंप्रेशन आर एसोसिएटेड विद द नी पेन, पुअर टॉलरेंस ऑफ द सस्टेन्ड पैसिव नी फ्लेक्शन. ओके, तो क्या है कि पटेला का अगर स्टेबिलिटी अगर गड़बड़ है, ओके, और पटेलोफिमोरल जॉइंट का कंप्रेशन अगर ज़्यादा है तो उस केसेस में आपको नी पेन देखने को मिलेगा. जो आपका पैसिव नी फ्लेक्शन होता है
वो ज़्यादा अच्छा से, उसका टोलरेंस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा से नहीं होगा, मतलब कि जो रेंज ऑफ मोशन जो इतना आना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, जितना पावर लगना चाहिए, जिस फोर्स के साथ होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, ठीक है। और ये आपको ज़्यादातर देखा जाएगा प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले केस में, मतलब कि इसका कहने का ये मतलब हुआ कि आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, ओके। चलिए, सो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा क्वाड्रिसेप्स का कम यूज़ होगा, ठीक है। कम यूज़ करने का ये मतलब है कि क्वाड्रिसेप्स अपना फंक्शन कम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिसके कारण आपको एट्रॉफी देखने को मिल सकता है या फिर पटेलोफीमोरल जॉइंट डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, ओके। सो आई रिपीट द लाइन वंस अगेन, patellar instability and increased patellofemoral compression are associated with the knee pain, poor tolerance of the sustained passive knee flexion, which is your prolonged sitting, so patient won't be able to do prolonged sitting, okay, and that will result in diminished use of quadriceps muscle, which will lead to atrophy of the quadriceps muscle and patellofemoral joint dysfunction, okay. So the next case is your chondromalacia patella, okay, that means softening of the cartilage, all right, okay. The next case is your patellofemoral arthralgia or patellofemoral pain syndrome, okay. The next one is your osteochondral fracture, all right. Now in the cases of patellar hypermobility, risk of patellar subluxation or dislocation is increased, okay. So when the patella will be hypermobile, हाइपरमोबाइल कहने का ये मतलब हुआ, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट से, तो पटेला का मोशन तो हम लोगों ने पढ़ा है, वो शिफ्टिंग टिल्टिंग जो भी वो सारी चीज़ें 8 मोशंस थी, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ साथ, तो उसका एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होगा। अब वही अगर रेंज ऑफ मोशन पटेला का बढ़ जाए तो उसके कारण क्या होगा, आपको सबलक्सेशन और डिसलोकेशन के भी चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट बेयरिंग वर्सेज नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज विद पटेलोफीमोरल पेन। अब अगर पटेलोफीमोरल पेन है किसी को, तो वेट बेयरिंग और नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज में क्या डिफरेंसेस हैं और कब करवाना चाहिए, ओके। तो इतना ये पूरा रामायण पढ़ने से पहले हम लोग पहले चल जाएंगे यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो ये चार्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये पूरा जो ये पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये उसको रीड करेंगे, ओके। सो let's talk about the weight bearing extension exercises versus non weight bearing extension exercises. What will happen, first I'm going to discuss what will happen in the weight bearing extension exercises, all right. So patellofemoral joint stress is minimal near full extension and increases with increasing flexion. तो वेट बेयरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज जब आप करते हैं तो पटेलोफीमोरल जॉइंट का जो स्ट्रेस है, ओके, जो फोर्स है, वो जब आपका नी जॉइंट फुल एक्सटेंशन में होता है या एकदम नियरली फुल एक्सटेंशन में होता है तो स्ट्रेस एकदम कम होता है, और ये जो स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप फ्लेक्शन को बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन जब आप जैसे ही चलते चले जाएंगे। इसी के कारण हम लोग वेट बेयरिंग एक्सटेंशन में डीप फ्लेक्शन को अवॉइड करते हैं, ओके। सो दिस इज वाई पेशेंट आर एडवाइज्ड टू अवॉइड डीप फ्लेक्शन, ऑलराइट। अब नॉन वेट बेयरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज में क्या होगा, सो नॉन वेट बेयरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज इन दैट patellofemoral joint stress is maximal near full extension, okay, and diminishes with the increased flexion, okay. So that is completely opposite. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो patellofemoral joint stress जो है वो फुल एक्सटेंशन में एकदम मैक्सिमल है, और जैसे जैसे आप फ्लेक्शन करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस घटता चला जाता है, ओके, बिकॉज ऑफ द एंटीरियर shear फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड नियरिंग द फुल एक्सटेंशन में होता है। अब ये एंटीरियर shear फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने डील कर रखा है पिछले वीडियोस में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग नॉन वेट बेयरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को ऐसा बोलेंगे कि अवॉइड फाइनल 30 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन, ओके। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट इन वेट बेयरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस patellofemoral joint stress is very minimal near the full extension and it increases with increasing flexion, okay. So this is why patients are advised to avoid deep flexion of the knee, but during the non-weight bearing exercise extension exercise the patellofemoral joint stress is maximal near full extension and it diminishes with increased flexion, okay, because of the large anterior shear force.
that is produced near full extension. So that is why patient is advised to avoid final 30 degrees of extension. All right, now let's read these paragraphs. So quadriceps strengthening are performed within the pain-free range. So the first point that you need to keep in mind when dealing with the patient of patellofemoral pain. Okay. Second point, quadriceps force increases with increasing knee flexion range of motion in weight bearing, which I have already discussed. Therefore, greater knee flexion will increase the compressive force across the patellofemoral joint. ठीक है, यही बातें तभी हम लोगों ने पढ़ी हैं. इसीलिए पेशेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि आप डीप फ्लेक्शन को अवॉइड करें जब आप वेट बियरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं. तो ये सेम बात ही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वेट बियरिंग में क्या हो रहा है, वेट बियरिंग में पैटेलोफीमोरल जॉइंट स्ट्रेस जो है वो मिनिमम है फुल एक्सटेंशन जब आपका नी का होता है. ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है कि आपका जो क्वाड्रिसेप्स फोर्स है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग नी फ्लेक्शन से. ठीक है, तो जैसे जैसे फ्लेक्शन आपका इंक्रीज करता चला जाएगा वैसे वैसे क्वाड्रिसेप्स का जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा. ठीक है, इसी कारण से पेशेंट को हम लोग एडवाइस करेंगे कि आप डीप फ्लेक्शन को अवॉइड कीजिए. अब नॉन वेट बियरिंग में क्या हो रहा है, नॉन वेट बियरिंग में आपका क्वाड्रिसेप्स फोर्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग नी एक्सटेंशन से. यानी कि फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन जब आप जाएंगे नॉन वेट बियरिंग में तो क्वाड्रिसेप्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका जो फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है. इसीलिए पेशेंट को हम लोग एडवाइस करेंगे कि आपका जो फाइनल 30 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन है उसको अवॉइड करें नॉन वेट बियरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज में. हालांकि वेट बियरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है नॉन वेट बियरिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आप दिन भर जितने भी काम करते हैं वो सारा वेट बियरिंग में ही आता है. आप दिन भर चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, वेट बियरिंग में आती हैं. ओके, सो दिस इज इट, दिस वाज ऑल अबाउट योर नी कॉम्प्लेक्स. आज ये वीडियो में आपका पूरा का पूरा नी कॉम्प्लेक्स आपका फिनिश होता है. ओके, सो थैंक यू सो मच.